हेलो एवरीवन, इंडियन पॉलिटी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की ये जो पहली क्लास है ये इंडियन पॉलिटी में आपको एक्सप्लेन करेगी कि जो हमारा इंडियन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, जो आज के टाइम में हमारा पार्लियामेंट है, जुडिशियरी है, जो हमारा एग्जीक्यूटिव पार्ट है, प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, ये कैसे डेवलप हुआ। ये ऐसा नहीं हुआ कि रातों रात डेवलप हो गए हैं। इसको समझाने के लिए मैं आपको पहले एंशिएंट हिस्ट्री के टाइम पे लेके जाना चाहूंगा। तो आप समझ सकते हैं कि जैसे एंशिएंट हिस्ट्री में आप इमेजिन कीजिए कि चंद्रगुप्त मौर्य या अशोका की मैं बात करूं, तो वहां पर आप ये देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल एक किंग है। ये जो किंग है ना, इस किंग के पास तीनों पावर है। कौन सी तीनों पावर है? इसके पास एग्जीक्यूटिव पावर है, इसके पास लेजिस्लेटिव पावर है और इसके पास जुडिशियरी पावर है। यानी कि कानून भी ये राजा बना रहा है, उसको इंप्लीमेंट भी ये राजा कर रहा है, और इसमें अगर कुछ भी गलती हो रही है उसके इंप्लीमेंटेशन में या फिर सोसाइटी में कुछ इनजस्टिस हो रहा है तो वो न्याय भी वही राजा दे रहा है। यानी कि जो एक सिंगल बॉडी थी, जो किंग था, जो यानी कि जो हेड ऑफ द स्टेट था, उसके पास ये तीनों पावर होती थी। लेकिन जैसे ही ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी की फॉर्म में इंडिया आते हैं, धीरे धीरे इंडिया पे कब्जा करते हैं, वो इन तीनों ऑर्गन को सेपरेट कर देते हैं और तीनों ऑर्गन को इंडिपेंडेंट बना देते हैं। तो हमारा जो आज के टाइम पे पार्लियामेंट है या फिर हमारा सुप्रीम कोर्ट है, ये कैसे इवोल्व हुआ, कैसे डेवलप हुआ, इस पूरी की पूरी सीरीज में हम यही समझेंगे। और ये मैं आपको बता दूं कि ये जो सीरीज है, ये आपकी सीरीज हेल्प करेगी यूजीसी नेट जेआरएफ का जो आपका एग्जाम है, चाहे वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का हो या पॉलिटिकल साइंस का, और साथ के साथ यूपीएससी में इंडियन पॉलिटी और यूपीएससी के जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें भी आपकी हेल्प करेगी। अगर आप मेरा ये कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक फॉर्म मिलेगा, गूगल फॉर्म मिलेगा, आप उसको फिल कर दीजिएगा, मैं आपको कांटेक्ट कर लूंगा। या फिर आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे भी टेक्स्ट कर सकते हैं, वहां पे भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले इंडिया में जो ट्रेड करने आए थे उसका नाम है वास्को डी गामा। वास्को डी गामा जो इंडिया में ट्रेड करने आए, ही वाज फ्रॉम पोर्तुगीज एक्सप्लोरर था। इनिशियली जब ये जिस रूट से आते हैं उस रूट का नाम है केप ऑफ गुड होप। ये कहां पर है? ये अफ्रीका के अंदर है। ये अफ्रीका के अंदर है। क्यों? क्योंकि पहले सुएज कैनाल नहीं बना हुआ था, तो ये काफी लंबा रूट घूम के आना पड़ता था। ठीक है। वास्को डी गामा जब इंडिया आए तो इंडिया आते हैं 20 मई 1498 को, और जगह का नाम है कैलीकट। कैलीकट के अंदर आते हैं और यहां पर इनको जो इंडिया में स्पाइसेस थे, खासकर कौन से स्पाइसेस, पेपर, सिनेमन, यहां पर इनको बहुत ही बड़ी मार्केट मिलती है और यहां से वो एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं अपनी कंट्री में वापस, जो कि कौन सी कंट्री है? पोर्तुगीज। कहां पर है? यूरोप के अंदर। यानी कि यूरोप के अंदर इंडिया से ये ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं, खासकर किसका? स्पाइसेस का, मसालों का। और जैसे ही वो ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं तो इनको बहुत बड़ा मुनाफा होता है यूरोप के अंदर, और धीरे धीरे ये खबर ब्रिटिशर्स के पास भी पहुंच जाती है, यानी कि ब्रिटेन में भी चली जाती है कि भाई पोर्तुगीज अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं स्पाइसेस को ट्रेड करते हुए। कहां से लेके आ रहे हैं? इंडिया से लेके आ रहे हैं। तो वो डिसाइड करते हैं कि अब हम भी वहां पर जाके व्यापार करेंगे। तो उसके लिए वो एक कंपनी बनाते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी। जो ये कंपनी फाउंड की जाती है आपकी 31 दिसंबर 1600 को। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का ओरिजिनल नाम पहले था कि गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज। तो इसका ओरिजिनल नाम आप याद रखिएगा। अब ब्रिटेन में क्या था? ब्रिटेन में था क्राउन रूल, यानी कि वहां पे राजा महाराजा, ये जो राजा रानी है, इनके आदेश के बिना, इनके ऑर्डर के बिना वहां पे कुछ नहीं होता था। तो इन्हें ट्रेड करने के लिए उनसे परमिशन लेनी पड़ रही थी। तो यहां पर क्या होता है, उस टाइम पे रूल चल रहा था क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट का। वो ईस्ट इंडिया कंपनी को एक रॉयल चार्टर साइन करती है कि देखो, जाओ बेटा जाओ, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी, और इंडिया में आप जितना चाहे ट्रेड कर सकते हैं। आपके अलावा ब्रिटेन से कोई और नहीं जाएगा इंडिया में ट्रेड करने के लिए। यानी कि इनके पास एक्सक्लूसिव ट्रेड राइट आ गए, यानी कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी ही अकेली इंडिया में ट्रेड कर सकती है। उसके बाद वो वहां से चल देते हैं कि घूमते फिरते अब चलो इंडिया चलते हैं। तो इंडिया आते हैं वो 1608 में, और जिस शिप से आते हैं, शिप का नाम था हेक्टर, और उस शिप के कैप्टन थे विलियम हॉकिंस। ठीक है, याद रखिएगा, कैप्टन का नाम विलियम हॉकिंस। और ये शिप कहां पर आता है? सूरत के अंदर। एक बार मैं बिग बॉस देख रहा था तो बिग बॉस में भी ये एक सवाल पूछा गया था कि जो शिप था, शिप का क्या नाम था और शिप के कैप्टन का भी क्या नाम था। ठीक है, वो इंडिया में आते हैं। अब इंडिया में आपको एक चीज याद रखना पड़ेगा कि ब्रिटिशर्स जो अगर मैं बात करूं यूरोपियंस की, कौन से वो यूरोपियन ट्रेडर थे जो इंडिया में आए थे, तो जो ब्रिटिशर्स थे वो थर्ड नंबर पे थे। फर्स्ट नंबर पे कौन थे? पोर्तुगीज। वास्को डी गामा पहले ही आ चुके थे। ठीक है, वास्को डी गामा के थ्रू बेसिकली। तो यहां पर जैसे ही ये पोर्तुगीज आते हैं ना, ये इंडिया के अंदर अपना
बिजनेस सेटअप करना स्टार्ट कर देते हैं और ये कभी नहीं चाहेंगे कि और कोई यूरोपियंस इंडिया में आकर अपना जो है अपना ट्रेड या अपना व्यापार उसको एक्सपेंड करे। तो यहां पर जो विलियम हॉकिंस है 1608 में इंडिया आते हैं, तो 1609 में ये जहांगीर के कोर्ट में जाते हैं। अब एक चीज याद रखिएगा, जब ईस्ट इंडिया कंपनी फाउंड हुई थी उस टाइम पे इंडिया में रूल था अकबर का, लेकिन जब तक वो इंडिया आते हैं तब तक रूल चेंज हो चुका था और रूल स्टार्ट हो चुका था जहांगीर का। और जहांगीर को और बेसिकली मुगल एम्पायर को, जो कि जहांगीर के रूल में था, पोर्तुगीज ट्राई कर रहे थे उन्हें परस्यूड करना कि कन्वर्ट हो जाए क्रिश्चियनिटी में, और वो नहीं चाहते थे कि खासकर ब्रिटिशर्स इंडिया में आकर ट्रेड करे। ऑलरेडी जहांगीर के कोर्ट में पोर्तुगीज थे, और जब वो 1609 में विलियम हॉकिंस जाते हैं ट्रेड परमिट्स वगैरह के लिए, तो उन्हें काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अब साथ के साथ एक फैक्चुअल डेटा वो भी याद रखिएगा, सर थॉमस रो पहले ब्रिटिश एम्बेसडर थे जो कि मुगल कोर्ट में थे, और ये 1615 से 1619 यानी कि 4 साल तक ब्रिटिशर्स ये ब्रिटिश एम्बेसडर रहे हैं जहांगीर के कोर्ट में। अब धीरे धीरे ये क्या करते हैं, धीरे धीरे ये ट्राई करते हैं इंडिया के अंदर कि इन्हें ट्रेड परमिट्स मिल जाए। तो इन्हें पहला एक ट्रेड परमिट मिलता है, गोल्डन फरमान मिलता है इन्हें, जो सुल्तान थे गोलकोंडा के उनसे 1632 में। गोल्डन फरमान का मतलब था कि उनके पास विदाउट पेइंग द टैक्स, बिना टैक्स दिए वो वहां पर फ्री ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज समझाना चाहूंगा कि आपने, जैसे ये इंडिया का मैप है, मेरा मैप काफी खराब है तो इसको ज्यादा सीरियस मत लीजिएगा, बट मैं एक थोड़ा सा पिक्चर में आपको समझाना चाहता हूं। ब्रिटिशर्स ने 3 प्रेसिडेंसीज को डेवलप किया, एक मद्रास प्रेसिडेंसी, एक बॉम्बे प्रेसिडेंसी एंड एक बंगाल प्रेसिडेंसी। अगर आप ये तीनों प्रेसिडेंसीज देखें तो सबसे पहली प्रेसिडेंसी इन्होंने यहां पर बनाई थी मद्रास प्रेसिडेंसी में, तो याद रखिएगा मद्रास प्रेसिडेंसी। और इन्होंने यहां पर जहां पर भी ये प्रेसिडेंसी बनाते थे ना, वहां पर एक फोर्टिफाइड किला बना लेते थे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो पहला फोर्ट बनाते हैं फोर्ट सेंट जॉर्ज। तो याद रखिएगा फर्स्ट इंग्लिश फोर्ट कौन सा था, फोर्ट सेंट जॉर्ज, जो कि 1652 में बनाया जाता है। ये जो बॉम्बे है, बॉम्बे पहले पोर्तुगीज के कंट्रोल में था, तो बॉम्बे को पोर्तुगीज डाउरी में ब्रिटिशर्स को दे देते हैं 1661, जिसके बाद ब्रिटिशर्स उसको 1668 में प्रेसिडेंसी बना देते हैं। अब आपको यहां पे ये समझना पड़ेगा क्या हो रहा है। देखिए दोनों के दोनों, ब्रिटिशर्स भी एंड पोर्तुगीज भी, दोनों कहां से हैं, यूरोप से है। इंडिया में तो वो सिर्फ ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन वहां पर भी इनके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे, जिसकी वजह से वहां पे एक मैट्रिमोनियल अलायंस होता है, यानी कि जो पोर्तुगीज है और जो ब्रिटिशर्स है इनके बीच में एक शादी का अलायंस होता है, और उसमें ये डाउरी देते हैं। कौन? पोर्तुगीज दहेज देते हैं किसको? ब्रिटिशर्स को। और दहेज में जो इंडिया में जो बॉम्बे पर कब्जा किया हुआ था पोर्तुगीज ने, उसी को दे देते हैं ब्रिटिशर्स को। तो 1608 में ये प्रेसिडेंसी बन जाती है, और थर्ड प्रेसिडेंसी बनाते हैं बंगाल के अंदर, वो भी हम आगे समझेंगे। अब यहां पर क्या होता है कि एक फोर्ट बनाया जाता है, फोर्ट विलियम, इन 1700 के अराउंड आपका ये फोर्ट विलियम बनता है। और इस फोर्ट विलियम के जो पहले प्रेसिडेंट बनते हैं वो बनते हैं सर चार्ल्स आयर। ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा, कहां पर? कोलकाता में। ये जो फोर्ट विलियम है ये कहां पर बनता है? बेसिकली 3 गांव जो थे, सुतांती, गोविंदपुर एंड कलिकत, उसको मिलाकर बनाया जाता है कोलकाता सिटी। उस कोलकाता सिटी में ये आपका फोर्ट विलियम बनाया जाता है। यहां पर क्या होता है कि यहां पर इनको ज्यादा सक्सेस नहीं मिल पाती है, ब्रिटिशर्स को ज्यादा ट्रेड परमिट्स वगैरह ये सब लेने में। लेकिन वहीं पर अब रूल चेंज हो चुका था, जो एम्परर का था, यानी कि इंडिया पे जो मुगल राज था उसमें चेंज हो चुका था। अब आ चुके थे फारूक सियार। अब फारूक सियार ना बीमार हो जाते हैं। अब जैसे ही फारूक सियार बीमार हो जाते हैं तो यहां पर इनको ट्रीट किया जाता है विलियम हैमिल्टन के द्वारा। और जैसे ही, और ये विलियम हैमिल्टन कौन था? ये एक ब्रिटिश डॉक्टर था जो ईस्ट इंडिया कंपनी का था। इनके द्वारा जैसे फारूक सियार को ट्रीट किया जाता है, तो फारूक सियार इससे खुश होकर एक दस्तक ट्रेड परमिट इशू कर देते हैं ब्रिटिशर्स को। यानी कि दस्तक ट्रेड परमिट का मतलब ये था कि अगेन वही कि आप बिना टैक्स दिए आप जो है इंडिया यहां पर ट्रेड कर सकते हैं। कहां पर? बंगाल के का जो मेनली एरिया है, यहां पर आप ट्रेड कर सकते हैं। और ये कब स्टार्ट हुआ? 1717 में दिया गया था दस्तक ट्रेड परमिट। लेकिन ब्रिटिशर्स क्या काम कर देते हैं, ब्रिटिशर्स इस दस्तक सिस्टम का मिसयूज करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से मुगल्स को काफी रेवेन्यू लॉस होने लगता है। और इस
वो इसके वॉयलेशन के कारण एक ब्लैक होल ट्रेजेडी होती है। ब्लैक होल ट्रेजेडी मतलब जो बंगाल का नवाब था वो कुछ ब्रिटिशर्स को पकड़कर एक रूम में बंद कर देता है और वहां पर उनकी दम घुटने से मौत हो जाती है, जिसके बाद ब्रिटिशर्स वहां से भाग जाते हैं। लेकिन ब्रिटिशर्स वापस आते हैं और एक बैटल होता है, बैटल ऑफ प्लासी। देखिए हम हिस्ट्री ज्यादा नहीं पढ़ रहे इसलिए मैं आपको ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा कौन था क्यों था, बस मैं आपको एक चीजें समझा रहा हूं कि किस तरीके से धीरे धीरे उन्होंने यहाँ पर चीजें सेटअप की। मैंने आपको मद्रास बता दिया, यहाँ पे आपने बॉम्बे देख लिया, अब यहाँ पे बंगाल की बात है। मद्रास में आप देखेंगे तो एंग्लो मराठा ये एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था, फिर यहाँ पर आप बॉम्बे में एंग्लो मराठा वॉर हुआ था, और यहाँ पर आपका प्लासी एंड बक्सर दो वॉर हुए थे। ठीक है, तो बैटल ऑफ प्लासी होता है, बैटल ऑफ प्लासी होता है 1757 में, और यहां पर ये इनडायरेक्ट कंट्रोल ले लेते हैं। कौन? ब्रिटिशर्स इनडायरेक्ट कंट्रोल ले लेते हैं। और उसी दौरान ऑल ओवर इंडिया इंडिया लेवल पर एक और बैटल चल रहा था, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 में, जो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच था। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन जैसे ही बैटल ऑफ प्लासी होता है 1757 में, एक अपना चुना हुआ एक नवाब बैठा देते हैं ब्रिटिशर्स, लेकिन कुछ टाइम बाद उससे भी डिसेंट होने लगता है ब्रिटिशर्स का, और फिर से एक और वॉर होता है, वी कॉल इट बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर स्टार्ट होता है 1764 में, जिसके बाद एक ट्रीटी साइन होती है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। यहां से डुअल गवर्नमेंट सिस्टम स्टार्ट होता है, यानी कि दो राइट मिलते हैं, एक निजामत और दीवानी राइट। ठीक है, दीवानी का मतलब होता है रेवेन्यू, निजामत मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेंटेनेंस होता है। इसकी वजह से क्या होता है, डुअल गवर्नमेंट सिस्टम स्टार्ट होता है। और ये डुअल गवर्नमेंट सिस्टम बंगाल में किसके द्वारा स्टार्ट किया जाता है? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा, जो कि बंगाल के गवर्नर बनते हैं। ऑलराइट, अब अगर आपको ब्रिटिश रूल को समझना है तो ब्रिटिश रूल को आपको तीन कैटेगरी में समझना पड़ेगा। पहला, प्री 1773, जो कि एक मर्केंटाइल फेज है, यानी कि ट्रेडर फेज है। फिर आपका 1773 से 1858, यहां पर आपको कंपनी रूल देखने को मिलेगा, यानी कंपनी रूल मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का डायरेक्ट रूल स्टार्ट हो जाता है। और 1858 से 1947 यानी कि क्राउन रूल, ये ईस्ट इंडिया कंपनी से शिफ्ट हो जाता है कहां पर? क्राउन पे, यानी कि ब्रिटिश क्राउन पे डायरेक्टली शिफ्ट हो जाता है। अब देखिए, प्री 1773 में हमने ये वाला पार्ट समझ लिया, जिसमें हमने समझा कि बैटल ऑफ प्लासी, बक्सर, कैसे फोर्ट बनाए, दिस एंड दैट। लेकिन अब मेन मुद्दे की बात आती है 1773 से 1758, जहां पर बैटल ऑफ बक्सर के बाद सारा का सारा कंट्रोल किसके पास आ जाता है? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ जाता है। अब क्या होता है कि 1773 में जैसे ही बैटल ऑफ बक्सर होता है, बैटल ऑफ बक्सर के बाद रॉबर्ट क्लाइव गवर्नर बन जाते हैं। जो रॉबर्ट क्लाइव होते हैं इतना ज्यादा करप्शन करते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी को काफी लॉस होने लगता है। ये ब्रिटेन गवर्नमेंट के पास जाते हैं, वहां पे कहते हैं कि हमें ना लोन की जरूरत है। वो कहते हैं कि यार तुम इंडिया में इतना ज्यादा लूट रहे हो, इतना ज्यादा कमा रहे हो, और उसके बाद भी तुम लॉस में हो, और तुम्हें हमसे रेवेन्यू की जरूरत पड़ रही है, लोन की जरूरत पड़ रही है, तो तुम कर क्या रहे हो? तुम्हारे एक्शन ठीक नहीं है, अब हम क्या करेंगे? आपको कंट्रोल करेंगे। तो इसलिए वो पहला एक एक्ट पास करते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इस एक्ट को कहा जाता है फर्स्ट एक्ट ऑफ सेंट्रलाइजेशन। फर्स्ट एक्ट ऑफ सेंट्रलाइजेशन क्यों कहा जाता है वो भी मैं अभी आपको समझाऊंगा। यहां पर आपको समझना पड़ेगा कि जो गवर्नर थे उस टाइम पर, गवर्नर की पोजीशन को चेंज कर देते हैं गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से। यानी कि जो एक बंगाल वाली प्रेसिडेंसी थी, यहां पे जो गवर्नर की पोजीशन थी, जो जैसे कि रॉबर्ट क्लाइव गवर्नर बने थे, उसको एलिवेट कर देते, एक स्टेप फर्दर, उसको बोल देते गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बनते हैं? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाज द लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, और रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा जो डुअल गवर्नमेंट सिस्टम स्टार्ट किया गया था उसको 1775 में ये खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट है गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास। ये जो प्रेसिडेंसी थी बॉम्बे और मद्रास, और इनके जो गवर्नर थे इनको सबॉर्डिनेट कर देते हैं किसको? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के। अब आप समझिएगा, ये जो मैंने पहले लाइन बोली थी फर्स्ट एक्ट ऑफ सेंट्रलाइजेशन, ये कैसे हो रहा है। देखिए, ये जो तीन प्रेसिडेंसीज हैं, यहां पर मद्रास है, बॉम्बे है और बंगाल है, यहां पर क्या था? तीनों के अलग अलग क्या थे? गवर्नर थे। तीनों के अलग अलग गवर्नर थे। ठीक है, अब एक इमेजिन कीजिए, आप तीन दोस्त हैं, तीन दोस्त में से एक दोस्त का प्रमोशन मैनेजर पे हो जाए, और ये दोनों अब इसको रिपोर्ट करेंगे, इसकी सुननी पड़ेगी, तो वहां पे क्या होगा? एक कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो इसी तरीके से क्या हुआ, ये तीनों प्रेसिडेंसीज इंडिपेंडेंट थी, बट यहां पर इसको गवर्नर की जगह क्या कर दिया गया? गवर्नर जनरल कर दिया गया, और इन दोनों को इसके सबॉर्डिनेट बना दिया गया। यानी कि अब ये दोनों बिना इसकी परमिशन के कुछ नहीं कर सकते, और इसी को बोला है हमने फर्स्ट एक्ट ऑफ सेंट्रलाइजेशन। ऑलराइट, अब यहां पर साथ के साथ क्या होता है? यहां पे साथ के साथ होता है कि एक सुप्रीम कोर्ट बनाया जाता है कोलकाता के अंदर एट फोर्ट विलियम, ये 1774 में बनता है। ठीक है, कितने? एक चीफ जस्टिस था और 3 अदर जजेस थे। चीफ जस्टिस का नाम था सर एलिजे इम्पे। ऑलराइट,
नाउ मैंने आपको पहले बताया था कि किंग है, किंग के पास क्या है, तीनों पावर है, लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूटिव है एंड जुडिशियरी है। ये किंग से मान लीजिए मुगल्स पे ट्रांसफर हुई, मुगल से ईस्ट इंडिया कंपनी पे ट्रांसफर हुई। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास भी तीनों पावर आ गई, लेकिन ये जो एक्ट है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, यहां पे क्या काम करता है, ये जो जुडिशियरी है, इस जुडिशियरी को सेपरेट ऑर्गन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर की डिसाइड किया जाता है कि देखिए, अब ये डिसाइड होता है कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसको कैसे कंट्रोल करे, इसके फंक्शन को कैसे कंट्रोल करे। तो ये कहा जाता है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाएंगे, जो यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे फैसले लेगा। ठीक है, और साथ के साथ ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी होगी, कोई प्राइवेट बिजनेस नहीं करेगी और ना ही कोई रिश्वत लेगी अपने किसी भी काम के लिए। तो ये सारे के सारे फीचर्स इंट्रोड्यूस किए गए थे। लेकिन जैसे सबसे मेन मुद्दा आता है यहां पर, जैसे ही जुडिशरी को सेपरेट किया जाता है तो ये इनको डाइजेस्ट नहीं होता और यहां पे कॉन्फ्लिक्ट होने लगता है बिटवीन गवर्नर जनरल जो है और वो जुडिशरी विंग जो है। उसके लिए एक एक्ट आता है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। यहां पर इसको डिसाइड किया जाता है कि देखिए, जो एग्जीक्यूटिव है वो सेपरेट रहेगा जुडिशरी से, और सेम फीचर आज के टाइम में आपको हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलेगा आर्टिकल 50 के अंदर। और एक तो एक छोटा सा सेटलमेंट किया गया था इस एक्ट से, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 कहते हैं। अब थोड़े टाइम बाद फिर से हमें एक रिफॉर्म की जरूरत पड़ती है। रिफॉर्म क्या था? पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। ये रिफॉर्म की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि यहां पर जो ट्रेड हो रहा है, हमेशा ट्रेड दो तरीके से होता है, एक इंटरनल ट्रेड होता है, एक एक्सटर्नल होता है, यानी कि फॉरेन अफेयर्स टाइप। तो यहां पर इंटरनल तो डिसाइड कर लिया, चलो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर करेगा। अब यहां पर यह डिसाइड हुआ कि अब दूसरा जो पॉलिटिकल अफेयर है, पॉलिटिकल अफेयर्स को कैसे कंट्रोल करेगा, जितने भी पॉलिटिकल अफेयर है, वेदर इट इज इंटरनल और एक्सटर्नल पॉलिटिकल अफेयर। एक है बिजनेस, एक है पॉलिटिकल अफेयर। तो बिजनेस को कंट्रोल करने के लिए तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर हो गया, लेकिन पॉलिटिकल उसके लिए क्या बनाया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ये दोनों मिलकर क्या होता है? यहां से स्टार्ट होता है डबल गवर्नमेंट सिस्टम। ठीक है, डबल गवर्नमेंट सिस्टम स्टार्ट होता है। और ये जो पिट्स इंडिया एक्ट है, पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर पहली बार ऑफिशियली ये बोला जाता है कि इंडिया पर किसका कब्जा है? ब्रिटिशर्स का। क्यों? क्योंकि ये इस एक्ट में बोल देते हैं ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो डेटा है, जो इंफॉर्मेशन है, इसको समझिएगा, बहुत क्रिटिकल है, आपके हर एग्जाम के लिए काम आएगा। नाउ अब क्या होता है कि धीरे धीरे जो एक्ट्स आते हैं उनमें रिफॉर्म किया जाता है। अब यहां पर डिमांड हो रही थी कि एक व्यक्ति थे जिनका नाम है लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। लॉर्ड कॉर्नवालिस, जब अमेरिका के अंदर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस चल रहा था 1775 से 1783 के बीच में, यहां पर ये रहे हैं ऑलमोस्ट 8 इयर्स तक। ठीक है, यानी कि ये वॉर चला है ऑलमोस्ट 8 इयर्स तक, और लॉर्ड कॉर्नवालिस यहां पर थे उस दौरान, अमेरिका के वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के दौरान। ठीक है, अब यहां पर कॉर्नवालिस से कहा जाता है कि हम आपको इंडिया में भेज रहे हैं गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाकर, लेकिन ये यहां पर कुछ कंडीशंस रखते हैं। ये कंडीशंस रखते हैं कि देखिए, मैं गवर्नर जनरल तो बनूंगा, लेकिन जो मेरी काउंसिल होगी ना, तो मेजॉरिटी से डिसीजन नहीं आएगा काउंसिल का। फॉर एग्जांपल क्या होता है, अगर काउंसिल में 5 मेंबर है तो 3, अगर रेशियो 2 का जजमेंट आ गया, यानी कि मेजॉरिटी 3 की है, तो जजमेंट किधर चला जाएगा? 3 की तरफ। तो यहां पर ये कहते हैं कि मेरे पास पावर होनी चाहिए कि ये जो काउंसिल जो भी फैसला लेगी उसको ओवर रूल करने का, ये मेरे को एक सबसे बड़ी पावर चाहिए। दूसरा, मुझे कमांडर इन चीफ भी बना दो। साथ के साथ कमांडर इन चीफ कौन होता है? जितनी भी फोर्सेस होती है, जैसे अभी इंडिया की जो फोर्सेस है, आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है, सभी फोर्सेस का जो कमांडर इन चीफ है वो कौन है? वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो उन्होंने बोला कि मुझे वहां पर कमांडर इन चीफ भी बनना है। तो फर्स्ट कमांडर इन चीफ कौन था इंडिया के अंदर? वो लॉर्ड कॉर्नवालिस ही था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। साथ के साथ मैं कुछ चीजें बता दूं, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया अमेरिका वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का। और अमेरिका के साथ साथ एक फैक्ट और याद रखिएगा कि अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिका का बनाया गया है, वो बनाया गया है जेम्स मैडिसन के द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। नेक्स्ट है आपका, कॉर्नवालिस ने इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम 1793 में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया के अंदर मेजरली 3 लैंड रिफॉर्म्स किए गए थे। परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, जिसको जमींदारी सिस्टम भी कहते हैं, एक था रैयतवारी और एक था महलवारी। और इन्हीं तीनों के द्वारा सिस्टमैटिकली हमारी एग्रीकल्चरल इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय किया गया था। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स को कुछ लेना देना नहीं था, उनको सिर्फ अपना रिवेन्यू जनरेट करना था, उनको सिर्फ हमसे पैसा लेने थे। ठीक है, अब कुछ टाइम बाद क्या होता है कि एक और एक्ट आता है। एक और एक्ट
क्यों आता है 1793 में, क्यों आता है? क्योंकि 1773 का जो एक्ट आता है, रेगुलेटिंग एक्ट, ये 20 साल के लिए था इनिशियली, इसको फर्दर 20 साल बाद एक्सटेंशन मिलता है, अगेन फिर से 20 साल के लिए, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के पास अभी फर्दर कॉमर्शियल मोनोपोली रहेगी। एडमिनिस्ट्रेटिव तो है ही है, साथ के साथ कॉमर्शियल मोनोपोली भी रहेगी। तो 1793 नेक्स्ट आता है आपका, 1773 के बाद 1793, और 1793 के बाद आता है 1883। अब 1883 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना। क्यों इंपॉर्टेंट है? यहां पर इस टाइम पर जो गवर्नर जनरल होते हैं बंगाल के, वो होते हैं लॉर्ड मिंटो वन। और यहां पर इस एक्ट के द्वारा कहा जाता है कि यहां पर क्या होगा कि क्राउन की सॉवरेनिटी होगी ओवर ब्रिटिश पोजीशन। और ये ब्रिटिश पोजीशन कब बोला गया था? पिट्स इंडिया एक्ट में। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट के दौरान कहा गया था ब्रिटिश पोजीशन, और अब कह रहे हैं कि क्राउन की सॉवरेनिटी होगी इस ब्रिटिश पोजीशन में। ये क्या काम करते हैं? ये कहते हैं कि देखो, हम इतने दानी हैं, हम आप इतने इतने आपके लिए भला सोच रहे हैं, हम इतने अच्छे लोग हैं कि आपको ना हम 1 लाख रुपया देंगे एजुकेशन के लिए, हम आपको पढ़ाना चाहते हैं, हम आपको सिखाना चाहते हैं। और इसके लिए एक कमेटी बनाई गई, जनरल कमेटी ऑन पब्लिक इंस्ट्रक्शन, और इस कमेटी को हेड किया गया था लॉर्ड मैकॉले के द्वारा। ठीक है, कि भाई हम आपको पढ़ाना लिखाना चाहते हैं, हम आपको अपने जैसा बनाना चाहते हैं। लेकिन इसके पीछे कुछ और मुद्दा था, वो मैं अभी आपको बताऊंगा कि क्यों दिया गया है यहां पर 1 लाख रुपया। साथ के साथ जो क्रिश्चियन मिशनरीज थी, उनको भी परमिशन दे दी कि बेटा फैल जाओ, इंडिया में जितना फैल सकते हो, जितने लोगों को कन्वर्ट करना चाहो कर सकते हो, हमारा पूरा सपोर्ट है आपको। अब साथ के साथ बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या कर देते हैं कि जब 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी, तो इसके पास एक्सक्लूसिव ट्रेड राइट था इंडिया में, यानी कि इनके अलावा और कोई इंडिया में नहीं आ सकता था। लेकिन यहां पर ये जो ट्रेड मोनोपोली थी, उसको खत्म कर देते हैं, एक्सेप्ट जो टी का ट्रेड था विद चाइना। ठीक है, इसको छोड़कर बाकी सबको क्या कर देते? खत्म कर देते। ना सवाल ये आता है कि ऐसा क्या हुआ, ये इतने दानी बन गए कि भाई इन्होंने ट्रेड मोनोपोली खत्म कर दी, और ब्रिटेन से और लोग इंडिया में आके ट्रेड कर सकते हैं, और इंडिया में एजुकेशन के लिए भी 1 लाख रुपया दे दिया इन्होंने। इसकी असली वजह थी नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट जैसे ही फ्रांस के अंदर आते हैं, वो फ्रांस के अंदर एक सिस्टम स्टार्ट करते हैं, कॉन्टिनेंटल सिस्टम। ये इंट्रोड्यूस किया गया था 1806 में। आप कहेंगे कि 1806 में इंट्रोड्यूस हुआ, आप एक्ट तो 1813 में आया। देखिए, एकदम से नहीं होता है, धीरे धीरे हर चीज के इंप्लीकेशन होते हैं। जैसे ही कॉन्टिनेंटल सिस्टम 1806 में आया, ये कॉन्टिनेंटल सिस्टम क्या काम करता है? ये बैन कर देता है किसी भी ब्रिटिश गुड का, कहां पर? किसी भी फ्रांस या फिर फ्रेंच अलाई कंट्री में, कि हम नहीं आने देंगे आपका सामान। और ये जो टाइम था ना, ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का पीक टाइम चल रहा है। और जैसे ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का पीक टाइम चल रहा है, तो यहां पे जो कैपिटलिस्ट हैं, ये जो कैपिटलिस्ट हैं, इनको ये बात हजम नहीं होती। तो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट पे, वहां पे जो ब्रिटिशर्स हैं, उन पे जो बेसिकली रूल कर रहे हैं, जो वहां पे गवर्नमेंट चला रहे हैं, उन पे प्रेशर डालना स्टार्ट कर देते कि देखो, हमारा यूरोप के अंदर माल बिकना बंद हो गया है, अब हमें दूसरी मार्केट चाहिए। अब मार्केट चाहिए तो कहां से मिलेगी मार्केट? अब हमें मार्केट दीजिए आप इंडिया की। पर इंडिया में तो ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली थी, तो उन्होंने बोला इस मोनोपोली को हटाओ। तो इसलिए ये क्या काम करते हैं? चार्टर एक्ट 1813 से ये जो ट्रेड मोनोपोली है, इसको खत्म कर देते हैं। और जो ब्रिटिश ट्रेडर्स डिमांड फॉर इंडिया शेयर इन एशिया, तो ये जो एशिया के अंदर जो ट्रेडर्स हैं, ये डिमांड करते कि हमें भी वहां पे क्या करना है? व्यापार करना है। इसलिए ये क्या काम करते हैं? मोनोपोली को खत्म करते हैं। और जैसे ही ये कंपनियां इंडिया में आएगी, अब इन्हें क्या चाहिए? एजुकेटेड लेबर, पढ़े लिखे लोग चाहिएगी। अब एजुकेटेड लेबर चाहिए, तो इसलिए इन्होंने क्या काम किया? यहां पर ये 1 लाख रुपया एजुकेशन के लिए अलॉट किया गया। लेकिन कभी डिसाइड ही नहीं कर पाए कि भैया पढ़ाएं तो क्या पढ़ाएं, क्योंकि इंडिया में इतनी सारी लैंग्वेजेस थी, उनको समझ में नहीं आ रहा। अब अगर मान लो एक लोकल लैंग्वेज से इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे, तो कितने सारे टीचर चाहिए? तमिल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, असमीज में करना पड़ेगा, आपको मराठी में करना पड़ेगा, हिंदी में करना पड़ेगा, तब इंग्लिश में पढ़ाएंगे। तो उनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये 1 लाख रुपया हम खर्च करें तो कैसे खर्च करें। नेक्स्ट एक्ट आता है चार्टर एक्ट 1833। इसको हम सेंट हेलेना एक्ट भी कहते हैं। और इस टाइम पर जो हमारे जो गवर्नर जनरल थे बंगाल के, वो कौन थे? विलियम बेंटिक। इसको कहा जाता है लास्ट एक्ट ऑफ सेंट्रलाइजेशन। लास्ट एक्ट ऑफ सेंट्रलाइजेशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि पहला सेंट्रलाइजेशन स्टार्ट होता है 1773 से, और जो
चलता है 1833 तक। लास्ट एक्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है उसको बना देते हैं क्या, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बनते हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिक। और इनके पास सारी की सारी इंडिया की जो सिविल और मिलिट्री पावर है, वो जो कंट्रोल है वो इनके अंडर आ जाता है। और ये कहा जाता है कि अभी तक जो भी कानून बनाया जा रहा था ना, उसको क्या कहा जाता, रेगुलेशन कहा जाता था। लेकिन अब वो रेगुलेशन नहीं, अब उसको क्या कहा जाएगा, एक्ट कहा जाएगा। ठीक है, और एक्ट बनेगा तो अब क्या होगा, अब यह होगा कि जो मद्रास और बॉम्बे 1773 में बंगाल के सबऑर्डिनेट बनाए थे, बट उनके पास लेजिस्लेटिव पावर थी, अब उस लेजिस्लेटिव पावर को भी छीन लिया और वो किसको दे दिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को दे दिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। ठीक है, और जितने भी कानून बनेंगे वो कहां पर जाएंगे, वो पहले जाएंगे ब्रिटिश पार्लियामेंट में, ताकि वहां पर वो एक्ट बन सके। ऑलराइट, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये आपको समझने, क्योंकि पहले वो रेगुलेट कर रहे थे, अब क्या बनेंगे, कानून बनेंगे ब्रिटिश पार्लियामेंट के थ्रू। यहां पर वो ईस्ट इंडिया कंपनी को एज ए कॉमर्शियल बॉडी खत्म कर देते हैं, ऐसे जैसे व्यापार कर रहे थे, ट्रेडर थे, उसको खत्म कर देते हैं, और वो क्या रह जाती है, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। नेक्स्ट है आपका जो गवर्नर जनरल काउंसिल आती है, उसके अंदर एक मेंबर को इंट्रोड्यूस किया जाता है, लॉर्ड मैकॉले, जो कि फर्स्ट लॉ मेंबर बनते हैं इन गवर्नर जनरल काउंसिल। कौन किसकी काउंसिल, विलियम बेंटिक की। और एज ए फोर्थ मेंबर उसमें वो ज्वाइन करते हैं। अब एक चीज और है कि यहां पर क्या कहा जाता है, यहां पर कहा जाता है कि हम ना पार्टिसिपेशन देंगे इंडियंस को भी एडमिनिस्ट्रेशन में थ्रू ओपन कंपटीशन, बट ये कभी लागू नहीं होता। साथ के साथ यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये मेंस में भी आया था, ये अबॉलिश कर देते हैं स्लेवरी को। जो स्लेवरी यूज कर रहे थे इंडिया में, अफ्रीका में, ये क्या काम करते हैं, ये इसको अबॉलिश कर देते हैं और यहां पर स्टार्ट करते हैं इंडेंजर्ड लेबर। इंडेंचर लेबर, इंडेंचर लेबर का दूसरा मतलब क्या था, बॉन्डेड लेबर, एक तरीके से पेपर साइन करवा लेना, कानूनी तरीके से उनको एक्सप्लॉइट करना, ये सब। तो ये बॉन्डेड लेबर स्टार्ट करते हैं, और यहां से आपको देखने को मिलेगा कि क्या काम करते हैं, इंडिया से अफ्रीका में भी बहुत सारे ऐसे लेबर्स को लेके जाते हैं, और इसके ऊपर ही यूपीएससी मेंस में एक क्वेश्चन आया था। नाउ नेक्स्ट एक्ट आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1853। इस टाइम पर जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे वो कौन थे, लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, डलहौजी क्या काम करते हैं, डलहौजी बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये जो एक्ट होता है डलहौजी के टाइम पे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज करता है। ये क्या काम करता है, ये सेपरेट कर देता है लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन को। यानी कि मैंने क्या बताया था, पहले किंग के पास तीनों पावर है, लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशियरी है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रांसफर हो गई। तो ये जुडिशियरी तो पहले सेपरेट कर चुके हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से, अब इन्होंने लेजिस्लेटिव पार्ट को भी सेपरेट कर दिया 1853 में। और ये इन्होंने क्या बोला, इस लेजिस्लेटिव पार्ट को क्या बोलेंगे हम, अब हम इन्हें बोलेंगे, जो गवर्नर जनरल की काउंसिल से सेपरेट किया गया है, इसको बोलेंगे हम इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलेंगे। और जो इससे पहले वाले एक्ट में बात की गई थी कि हम ओपन कंपटीशन स्टार्ट करेंगे, और यहां पे वो ओपन कंपटीशन फाइनली स्टार्ट कर देते हैं, अनाउंस कर देते हैं, जिसके बाद सत्येंद्र नाथ टैगोर पहली बार 1863 में एग्जाम क्वालिफाई करते हैं इंडियन सिविल, ये जो खासकर उस टाइम पे इंपीरियल सिविल सर्विस था, आईसीएस बोलते थे, जो आईएएस है आज के टाइम पे उसका, और 1864 में इस सर्विस को ज्वाइन करते हैं। ठीक है, और पहली बार यह कहा जाता है कि हम लोकल्स को भी रिप्रेजेंटेशन देंगे, किसमें, इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। ये रिफॉर्म्स किए जाते हैं, लेकिन यहीं पर एक मेजर इवेंट हो जाता है हिस्ट्री में, अगर आप पढ़ेंगे तो रिवोल्ट ऑफ 1857, सेपोई म्यूटिनी भी कहते हैं। इस सेपोई म्यूटिनी के बाद ब्रिटिशर्स हिल जाते हैं, ब्रिटिशर्स को लगता है कि देखिए ऐसे रूल नहीं कर पाएंगे इंडिया पे, ऐसे तो बहुत जल्दी खो देंगे, अब हमें क्या काम करने पड़ेगा, वहां पे रिफॉर्म करने पड़ेंगे। तो इसके लिए एक एक्ट आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। एक्ट काफी इंपॉर्टेंट है। इस टाइम पर जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे वो कौन थे, कैनिंग थे, लेकिन इनकी पोजीशन को चेंज कर दिया जाता है और कह दिया जाता है गवर्नर जनरल की जगह क्या बोला जाएगा उनको बोला जाएगा वाइस रॉय ऑफ इंडिया। ठीक है, और इस एक्ट को साथ के साथ कहा जाता है एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कि हम इंडिया के अंदर जो सरकार चलाएंगे वो बहुत अच्छी सरकार चलाएंगे, इसलिए इसको क्या कहा गया, गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ठीक है, यहां पर ये कंपनी का जो रूल होता है, यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी काम फंक्शन कर रही थी,
इसको भी खत्म कर देते हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी अब हट जाती है और डायरेक्ट किसका रूल स्टार्ट हो जाता है? क्राउन का, ब्रिटिश क्राउन का डायरेक्ट रूल स्टार्ट हो जाता है। और यहीं पर ये एंड कर देते हैं क्या? ये डबल गवर्नमेंट सिस्टम। कौन सा डबल गवर्नमेंट सिस्टम? जो कि आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा चल रहा था। और ये जो पावर है, ये पावर शिफ्ट कर देते हैं किसके पास? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास। एक पोजीशन बना देते हैं नई सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की, उसके पास। अब ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है इंडिया का, इसके कितने मेंबर होंगे? इसके टोटल 15 मेंबर होंगे, जिनको इंडिया में या इंडिया के बाहर, यानी कि बाहर का मतलब ब्रिटेन में भी, उसके खिलाफ केसेस आप कर सकते हैं। और फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया था, उनका नाम था एडवर्ड स्टैनली। ये सारे फैक्ट्स आपके हर एग्जाम में काम करेंगे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो अब अच्छा हुआ, ठीक है भाई, एक गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना दिया। अब साथ के साथ जो 1853 के अंदर जो इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई थी ना, उसमें भी रिफॉर्म्स की बात होने लगी। क्यों? क्योंकि यहां पर अभी क्या था कि बंगाल के अंदर, मद्रास के अंदर, बॉम्बे के अंदर, यहां पे तीनों जगह पर कुछ पॉलिटिकल पार्टीज थी जो एक्टिव थी और जो ब्रिटिशर्स पे काफी दबाव बना रही थी। ठीक है, तो ये क्या काम करते हैं? ये कहते हैं कि ठीक है भाई, हम इंडियन जो काउंसिल है, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है, उसमें हम क्या करेंगे? रिफॉर्म करेंगे। और रिफॉर्म करते हैं किसके थ्रू? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के थ्रू। यहां पे ये कहते हैं कि ये जो एक्ट होगा, ये क्या होगा? फर्स्ट एक्ट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन होगा। क्यों? क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था? 1833 तक, 1773 से 1833 तक सेंट्रलाइजेशन हो रहा था। अब इनको दिख गया फिर 1857 का जो रिवोल्ट हो गया, भाई ऐसा काम नहीं चलेगा। तो ये क्या काम करते हैं? अब यहां पे स्टार्ट करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। वो कैसे होता है? ये जो मद्रास एंड बॉम्बे है, इनसे जो इनकी लेजिस्लेटिव पावर छीनी गई थी, इसको वापस से रिस्टोर कर देते हैं, उनको वापस दे दी जाती है। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, उसके अंदर थ्री इंडियंस को भी इंक्लूड किया जाता है। उन थ्री इंडियंस के क्या नाम है? राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव। साथ ही साथ यहां पर इंट्रोड्यूस किया जाता है पोर्टफोलियो सिस्टम। अब ये पोर्टफोलियो सिस्टम क्या है? देखिए, आपने देखा होगा कि अगर आप एक मिनिस्टर है, अब मिनिस्टर से पूछे कि आपके आपके पोर्टफोलियो में क्या क्या है, तो वो बोलेगा मेरे पास फाइनेंस मिनिस्ट्री है, मेरे पास एजुकेशन मिनिस्ट्री है। ठीक है, दूसरा मिनिस्टर बोलेगा कि मेरे पास क्या है, वो बोलेगा मेरे पास होम मिनिस्ट्री है। एक तीसरा मिनिस्टर बोलेगा कि भाई मेरे पास क्या है, मेरे पास डिफेंस मिनिस्ट्री है। तो ये जो मिनिस्ट्रीज है, ये क्या है? पोर्टफोलियो है। यानी कि यहां पर अब क्या होने लगा? हर मिनिस्टर को एक एक काम डिवाइड, एक एक मिनिस्ट्री वो डिवाइड होने लगी, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को फिक्स किया जाने लगा। साथ ही साथ यहां पर इंट्रोड्यूस किया जाता है ऑर्डिनेंस पावर, जो कि वाइसरॉय को दी जाती है। और ये ऑर्डिनेंस पावर क्या होती है? 6 मंथ की लाइफ होती है। अब ऑर्डिनेंस क्या है कि अगर जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो फंक्शन में ना हो, तब वाइसरॉय क्या काम कर सकता है? एक ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है। उसकी जो पावर होगी ऑर्डिनेंस की, वो लेजिस्लेटिव एक्ट के बराबर होगी। लेकिन उस लेजिस्लेटिव एक्ट के बराबर तो होगी, लेकिन उसकी लाइफ कितनी होगी? 6 मंथ, 6 महीने के अंदर अंदर वो उस लेजिस्लेटिव काउंसिल से पास होना ही चाहिए। ऑलराइट, और सिमिलरली आपको ये हमारे सेम कॉन्स्टिट्यूशन में भी देखने को मिलेगा। ये प्रेसिडेंट एंड गवर्नर के पास भी सेम ऑर्डिनेंस पावर है। नेक्स्ट आता है, फिर से रिफॉर्म किया जाता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में, और अभी तक इंडियन नेशनल कांग्रेस भी फाउंड हो चुकी है 1885। आप देखेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंड हो चुकी है। वो भी प्रेशर बनाना स्टार्ट कर देते हैं एज एन जो एक पूरी नेशनल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन थी, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो उनके प्रेशर के बाद क्या होता है कि यहां पर उनको पावर दी जाती है कि जो बजट है उनको भी डिस्कस कर सकते हैं। खासकर कौन कर सकते हैं? नॉन इंडियंस जो हैं वो बजट डिस्कस कर सकते हैं, एड्रेस कर सकते हैं क्वेश्चन टू द एग्जीक्यूटिव, यानी कि जो एग्जीक्यूटिव है उससे सवाल पूछ सकते हैं कि आपने ये काम क्यों किया, क्यों नहीं किया, वगैरह वगैरह। ठीक है, और यहां पर इलेक्शन की बात की जाती है, लेकिन इलेक्शन वर्ड कभी यूज नहीं किया जाता। ठीक है, इलेक्शन की बात तो होती है, बट इलेक्शन वर्ड कभी यूज नहीं होता। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद आप देखेंगे कि 1905 में बंगाल का पार्टीशन होगा। बंगाल के पार्टीशन के बाद क्या होगा? 1906 में मुस्लिम लीग का फाउंडेशन होगा। तो इस वजह से ये थोड़े से बीच में आपको देखने को मिलेगा कि यहां पर इंडिया का जो डिवाइड एंड रूल वाला जो ब्रिटिशर्स का इंडिया को डिवाइड एंड रूल वाला जो सिस्टम है, वो यहां पर स्टार्ट हो जाता है एट इट्स पीक लेवल। ओके,
वो क्या काम करते हैं कि यहां पर बंगाल का पार्टीशन करते हैं, तो वो देखते हैं हिंदू मुस्लिम यूनिटी बहुत ज्यादा है, तो फिर मुस्लिम लीग बनवा देते हैं 1906 में। और यहां पर इनका और ब्रिटिशर्स का डिस्कशन होता है मुस्लिम लीग का, और उसके बाद क्या काम करते हैं, एक और रिफॉर्म आता है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, जिसको हम मोरले मिंटो रिफॉर्म के नाम से भी जानते हैं। और उस टाइम पर जो वाइस रॉय थे वो कौन थे, मिंटो थे। मोरले कौन थे, तो फिर मोरले थे जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है वो। यहां पर इनको परमिशन दी जाती है कि हमने अभी इससे पहले जो आपको पावर दी थी कि आप एग्जीक्यूटिव से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसमें आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। पहले था आप एक ही क्वेश्चन पूछ सकते थे, अब क्या है, उसके बाद और भी क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं। यहां पर आप जो है बजट पे जो एक रेजोल्यूशन है उसको भी मूव कर सकते हैं साथ के साथ। एक व्यक्ति थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, इनको पहला इंडिया, ये पहले इंडियन बनते हैं जो कि वाइस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल को एज ए लॉ मेंबर ज्वाइन करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ये भी याद रखिएगा। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है ये वाली लाइन, यहां पर स्टार्ट होता है कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि 1909 से स्टार्ट होता है कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम्स, यानी कि सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम। इसका मतलब क्या है वो भी मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट किसको कहा जाता है, लॉर्ड मिंटो को। अब देखिए यहां पर क्या होता है कि यहां पर कहा जाता है कि मुस्लिम्स को सिर्फ मुस्लिम ही वोट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी क्या है, मान लीजिए दिल्ली के अंदर इलेक्शन हो रहा है, एक एक्स कैंडिडेट खड़ा है, अब इस एक्स को कोई भी वोट कर सकता है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो। लेकिन सेपरेट इलेक्टोरेट में यह कहा गया कि मुस्लिम्स के लिए एक अलग कैंडिडेट होगा और उसको सिर्फ मुस्लिम्स ही वोट करेंगे। ठीक है, उसको सिर्फ मुस्लिम ही वोट करेंगे, इसलिए क्या कहा गया, इसको सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम कहा गया। और यहां से 1905 से और ये फिर सेपरेट इलेक्टोरेट धीरे धीरे ऐसे करके इंडिया के पार्टीशन की नींव, फाउंडेशन बिल्ड जो है वो बिल्ड होता है। एक चीज और याद रखिएगा कि गांधी ने एक बुक लिखी थी गोपाल कृष्ण गोखले के ऊपर, और गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे, पॉलिटिकल गुरु थे महात्मा गांधी के, और इनकी जो बुक थी, बुक का नाम था धर्मात्मा गोखले। ऑलराइट, एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो मैं आपको यहां पर दे रहा हूं। अब फिर उसके बाद क्या होता है, काफी सारी चीजें होती है, कांग्रेस स्प्लिट भी होती है, बहुत सारा वो चलता है, दैट्स ए हिस्ट्री पार्ट। लेकिन नेक्स्ट आता है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इसको कहते हैं मॉन्टेक चैम्सफोर्ड रिफॉर्म। मॉन्टेक चैम्सफोर्ड रिफॉर्म ये आता है कब, अगस्त ऑफर के बाद, 1917 में एक अगस्त ऑफर आता है, अगस्त डिक्लेरेशन आता है। यहां पर क्या कहते हैं, ऑफर या डिक्लेरेशन है, मेरे को एक्जैक्टली याद नहीं आ रहा, मैं थोड़ा सा भूल गया हूं यहाँ पे, तो वो देख लेना। ठीक है, क्या कहा जाता है कि भाई हम ना इंडिया के एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में रिफॉर्म्स करेंगे, तो रिफॉर्म करते हैं कैसे, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 के थ्रू। यहां पर एक टर्म लेके आते हैं कि रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। अब हम क्या लेके आएंगे, एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लेके आएंगे। ठीक है, और ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज इंट्रोड्यूस करते हैं, क्या, डायरकी, डायरकी एट प्रोविंसेस। अब उसको समझाने के लिए मैं पहले थोड़ा आगे समझा देता हूं। इन्होंने स्टार्ट किया था, एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट होगी, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगी। ठीक है, दो चीजें स्टार्ट की, प्रोविंशियल एंड सेंट्रल। अब दोनों के जो काम होंगे वो डिवाइड होंगे, जिसको हमने बोला सब्जेक्ट लिस्ट, तो हमने बोला सब्जेक्ट लिस्ट। ठीक है, अब ये जो सब्जेक्ट लिस्ट होगी इसके अकॉर्डिंग फंक्शन करेंगे। अब इस सब्जेक्ट लिस्ट में इन्होंने डायरकी इंट्रोड्यूस की, किसमें, प्रोविंसेस में। अब डायरकी में क्या था, दो चीज थी, डाई मतलब दो, एक ट्रांसफर, एक रिजर्व। ट्रांसफर का मतलब यह था कि जिसमें गवर्नर कानून बना सकता था, रिजर्व का मतलब था इसमें गवर्नर ही कानून बनाएगा सिर्फ। तो मोस्टली जो सब्जेक्ट थे उन्होंने क्या काम किया कि ट्रांसफर में कम रखे थे, रिजर्व गवर्नर के लिए ज्यादा रिजर्व कर दिए थे, और गवर्नर बेसिकली कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता था, सेंट्रल के लिए। तो इन्होंने बोला कि हम ना एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देंगे, और हम आपको क्या देंगे, प्रोविंसेस को पावर होगी अपनी गवर्नमेंट चलाने की। लेकिन पावर तो सारी छीन ली, क्यों, क्योंकि गवर्नर जो है, प्रोविंस का जो गवर्नर है उसके पास एक्चुअल पावर होगी, क्यों, क्योंकि यहां पर जो रिजर्व कर दिया आपने उसके लिए। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि इन्होंने क्या किया था, सेपरेट किया था सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को। ठीक है, और बाइकैमरियल लेजिस्लेचर को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। बाइकैमरियल लेजिस्लेचर आज के टाइम में अगर आप देखें तो 6 स्टेट्स के अंदर है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। इंडिया में अभी कितने स्टेट्स में, 6 स्टेट्स में बाइकैमरियल लेजिस्लेचर है, जो कि इन्होंने उस टाइम पर भी बाइकैमरियल स्टार्ट किया था। बाइकैमरियल का मतलब होता है दो हाउस, जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। ठीक है, तो वो याद रखिएगा।
यहां पर जो इन्होंने 1909 में जो सेपरेट इलेक्टोरेट स्टार्ट किया था ना, उसको एक्सटेंड कर दिया फर्दर, और भी लोगों को दे दिया, जैसे सिख्स को, इंडियन क्रिश्चियन को, एंग्लो इंडियंस को, यूरोपियंस को, सबके लिए अलग अलग डिवीजन बना दिया, यानी कि सोसाइटी को पोलराइज करना स्टार्ट कर दिया, पूरा का पूरा सोसाइटी को बांटना स्टार्ट कर दिया यहां पे। और यहां पर इन्होंने स्टार्ट किया लिमिटेड फ्रेंचाइजी फॉर डायरेक्ट इलेक्शन, यानी कि इन्होंने जो डायरेक्ट इलेक्शन स्टार्ट किए इसमें लिमिटेड फ्रेंचाइजी दी, यानी कि जो पढ़े लिखे हैं, जो टैक्स पेयर हैं, जो बिजनेसमैन हैं, सिर्फ वही लोग वोट कर सकते थे, हर किसी को वोटिंग राइट नहीं दिया था। साथ ही साथ इन्होंने एक ऑफिस बनाया, हाई कमिश्नर फॉर इंडिया इन लंदन। ठीक है, लंदन के अंदर इंडिया का एक हाई कमिश्नर, एक ऑफिस बनाया ताकि वो फॉरेन अफेयर्स को वहां पर डील कर सके। साथ के साथ सिविल सर्विसेज का रिक्रूटमेंट स्टार्ट हो गया, तो उसके लिए एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी बनाई गई जिसको हमने कहा सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि आज हमारा यूपीएससी है। ठीक है, 1926 में बना था। इसको बनाने के लिए कमीशन आया था, ली कमीशन। और इंडिया में अभी जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आर्टिकल 315 में ये मेंशन है आज के टाइम में। ठीक है, सेपरेट कर दिया था इन्होंने क्या, प्रोविंशियल बजट एंड सेंट्रल बजट। क्यों? क्योंकि अब पहले क्या था, एक सेंट्रल लेवल पर ही सब कुछ रन हो रहा था, बट अब क्या, एक प्रोविंस की गवर्नमेंट अलग होगी, सेंटर की गवर्नमेंट अलग होगी, तो इसलिए बजट को भी यहां पर सेपरेट कर दिया गया। और इन्होंने बोला कि देखो, ये जो हम रिफॉर्म लेके आए हैं ना 1919 में, हम यहां पर क्या काम करेंगे, 10 साल बाद एक स्टैट्यूटरी कमीशन लेके आएंगे, ताकि वो कमीशन रिव्यू कर सके कि हमने जो रिफॉर्म किए हैं क्या ये सही से फंक्शन कर रहे हैं या नहीं फंक्शन कर रहे। तो ये क्या काम करते हैं, 10 साल का मतलब है 1929 में आना था, बट ये 1929 में नहीं आता। 1929 की वजह ये क्या करते हैं, 1927 में इसको कॉन्स्टिट्यूट कर देते हैं, 7 मेंबर कमीशन होता है, और वो 1928 में इंडिया आता है। ठीक है, जब ये इंडिया आता है तो साइमन गो बैक के नारे लगते हैं, क्योंकि इस कमीशन का नाम था साइमन कमीशन। और उसी टाइम पर एक बहुत ही ट्रेजेडिक इंसिडेंट होता है, जिसके बाद भगत सिंह सॉन्डर्स का मर्डर कर देते हैं। जिसको ये स्टोरी पता है वो फटाफट कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट होता है फिर जब साइमन कमीशन आता है, फिर उसके बाद मोतीलाल नेहरू की नेहरू रिपोर्ट आती है। उसके बाद आपका नेहरू रिपोर्ट के बाद आता है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है, ये आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यानी कि सॉल्ट मार्च होता है। उन सब के बाद एक इंपॉर्टेंट चीज होती है क्या, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इस एक्ट को कहा गया है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी। और उस टाइम पर जो वाइस रॉय थे वो थे विलिंगडन। ठीक है, ये इंट्रोड्यूस करते हैं क्या, डायरेक्ट इलेक्शन का इंट्रोडक्शन कर देते हैं। और यहां पर जो पहले 2 लिस्ट थी उसको 3 लिस्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, एक फेडरल लिस्ट, एक प्रोविंशियल लिस्ट, एक कॉन्करेंट लिस्ट। यानी कि एक लिस्ट जिसमें सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट कानून बनाएगी, एक में जिसमें प्रोविंसेस बनाएंगे, एक में जो दोनों बना सकते हैं। ठीक है, और यहां पर बोला कि हम प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी देंगे। कैसे देंगे, ये जो डायरकी था ना, जो प्रोविंसेस में डायरकी लगाया था उसको वहां से रिमूव कर सेंटर में डायरकी ले आते हैं। ठीक है, तो वो याद रखिएगा। अ प्रोविजन फॉर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया वाज नॉट मेंशन। एक इंपॉर्टेंट लाइन याद रखिएगा, ये यूपीएससी में पूछी गई थी कि इसके अंदर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का कोई प्रोविजन नहीं आया था। ठीक है, इसके अंदर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का कोई प्रोविजन नहीं आया था, बल्कि इन्होंने बोला था कि हम एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाएंगे विद प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स। और प्रिंसली स्टेट्स के पास ऑप्शन होगा कि दे कैन ज्वाइन इफ दे वांट टू, दे आर फ्री टू ज्वाइन। लेकिन ये कभी बना ही नहीं, ये फेडरेशन कभी बना ही नहीं। उस टाइम पर कितने प्रोविंसेस थे, टोटल 11 प्रोविंसेस थे एंड 565 प्रिंसली स्टेट्स थे। साथ के साथ जो बर्मा इंडिया का पार्ट था उसको भी सेपरेट कर दिया गया अप्रैल 1937 में। ठीक है, और स्टेब्लिश किया गया सिंध एंड उड़ीसा एक नया प्रोविंस। ठीक है, सिंध एंड उड़ीसा एक नया प्रोविंस को स्टेब्लिश किया गया। बेसिकली बर्मा जो था वो ब्रिटिशर्स ने एनेक्स किया था 1 जनवरी 1886 को। उसको बाद में उन्होंने क्या काम किया, सेपरेट कर दिया इंडिया से। अबॉलिश कर दी गई डायरकी प्रोविंसेस से, जिसको सेंटर में अडॉप्ट कर लिया गया। इंट्रोड्यूस किया गया बाई कैमरियल लेजिस्लेचर इन 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस। जो 11 प्रोविंसेस थे उनमें से 6 प्रोविंसेस में बाई कैमरियल लेजिस्लेचर लेकर आए, यानी कि बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम एंड यूनाइटेड प्रोविंस। इन 6 प्रोविंसेस में क्या आया, बाई कैमरियल लेजिस्लेचर को इंट्रोड्यूस किया गया। अभी आज के टाइम में कितने स्टेट्स में है, 6 में ही है, लेकिन उनके नाम क्या है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। नाउ
दे एक्सटेंडेड सेपरेट इलेक्टोरेट, जो सेपरेट इलेक्टोरेट 1909 में लेके आए, 1919 में एक्सटेंड किया, उसको 1935 में फिर से एक्सटेंड किया। ठीक है, किसके लिए एक्सटेंड किया? डिप्रेस्ड क्लास के लिए एक्सटेंड किया गया, और यहां पर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का कॉन्सेप्ट भी आ गया। ठीक है, वुमेन के लिए, लेबर के लिए, यानी कि वर्कर्स के लिए। बेसिकली एक मैकडोवेल अवार्ड आया था आफ्टर दी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, उसके बाद इन्होंने अनाउंस किया था। हिस्ट्री वाले बच्चे जिनको हिस्ट्री पता है वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ के साथ आरबीआई को स्टेब्लिश किया गया, आरबीआई एक्ट 1934 के थ्रू। ठीक है, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन एंड जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन का कॉन्सेप्ट आया। फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया क्रिएट किया गया 1935 में। ठीक है, तो याद रखिएगा यही फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया बाद में बनता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और इस फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के जो ये एक्ट में आता है 1935 में, लेकिन स्टेब्लिश होता है 1937 में। इसके पहले चीफ जस्टिस बनते हैं सर मॉरिस गोयर, और इन ये मेनली फाउंडिंग फादर हैं डीयू के, दिल्ली यूनिवर्सिटी को फाउंड करने में इनका बहुत बड़ा रोल है। ऑलराइट, तो जिसको पता है इसके बारे में वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकता है। नाउ नेक्स्ट है कि दे अबॉलिश द काउंसिल ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था फॉर इंडिया, इसको क्या कर दिया? अबॉलिश कर दिया गया। ठीक है, और ये किसके द्वारा बनाया गया था? ये बनाया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के द्वारा। और जितनी भी रेजिडुअरी पावर है ये किसको दे दी गई? ये दे दी गई वाइस रॉय को, या गवर्नर जनरल समझ लो। ठीक है, वाइस रॉय और गवर्नर जनरल। मैं गवर्नर जनरल इसलिए कह रहा हूं कि जब डोमिनियन था इंडिया, तब गवर्नर जनरल के पास शिफ्ट हो गई थी वाइस रॉय से। ठीक है, और इंडिया डोमिनियन था कब से? 1947 से 1950 तक इंडिया डोमिनियन था। एंड जो फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल थे उनका नाम क्या था? सी राजा गोपालाचारी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, वो भी आप याद रखिएगा। रेजिडुअरी पावर का मतलब क्या होता है कि जो भी सब्जेक्ट लिस्ट बनाई है, अगर उनसे बाहर अगर कभी कोई कानून बनाना पड़े और वो सब्जेक्ट लिस्ट में मेंशन नहीं है, तो उसकी पावर किसके पास होगी? सेंटर के पास। आज के टाइम में रेजिडुअरी पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास। ठीक है, पार्लियामेंट के पास है ये रेजिडुअरी पावर। नाउ नेक्स्ट, अब इसके बाद क्या होता है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया था, इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बाद एक इलेक्शन होता है इन 1937, जो कि 11 प्रोविंसेस में होते हैं, और जहां पर कांग्रेस 8 स्टेट्स में गवर्नमेंट फॉर्म करती है। ठीक है, कितने में? 8 आउट ऑफ 11, 8 स्टेट्स में कांग्रेस गवर्नमेंट फॉर्म करती है, और मुस्लिम लीग एक भी स्टेट में गवर्नमेंट फॉर्म नहीं करती। जिसके बाद फिर से आगे जाके इलेक्शन होते हैं और एक इंतरिम गवर्नमेंट फॉर्म की जाती है 1946 के अंदर, याद रखिएगा। एंड द मेंबर्स ऑफ द इंतरिम गवर्नमेंट वर द मेंबर्स ऑफ द वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ये जो इंतरिम गवर्नमेंट के मेंबर्स थे, ये कौन थे? वाइसरॉय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी ना, उसी के मेंबर थे। उस टाइम पर जो काउंसिल थी उसका हेड कौन था? वाइसरॉय। लेकिन वहीं पर जवाहरलाल नेहरू को क्या बनाया गया? जवाहरलाल नेहरू को वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया। क्यों? क्योंकि 1946 की बात हो रही है, और 1939 से 1945 तक क्या चला था? वर्ल्ड वॉर सेकंड, और यहां पर इंडिया के इंडिपेंडेंस की बात चल रही थी। ऑलराइट, तो अगर आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी डिस्कस करना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी सीरीज लेके आने वाला हूं, इसमें हम कवर करेंगे पूरा इंडियन पॉलिटी, जो कि आपके स्टेट पीसीएस में भी काम आएगा, नेट जेआरएफ में भी काम आएगा, यूपीएससी में भी काम आएगा, हर जगह काम आएगा। ठीक है, और साथ के साथ मैं आपके लिए नेट जेआरएफ का पूरा लेक्चर सीरीज फॉर पॉलिटिकल साइंस एंड आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पूरी वीडियोस आपको यहां पर मिलेगी। इसके लिए आपको क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइए मेरे साथ, ताकि हम आपके, यानी कि मैं आपकी हेल्प कर सकूं इसमें, और हम मिलकर यहां पर एक बहुत अच्छी स्टडी कर सके। आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।